ये रिएक्शन हमने समझ लिया, ठीक है। अब कुछ जो हमारे कोर्स में है, मतलब कुछ ऑर्डर के रिएक्शन पढ़ने के लिए, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें पढ़ना होता है, उसके एग्जांपल हमें देखने होते हैं, ठीक है। फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें पढ़ना होता है, उसके ढेर सारे एग्जांपल देखने होते हैं, और कैलकुलेट करना पड़ता है, टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है, कितना परसेंट कंप्लीट होगा कितने में, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है हम लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो ये दो हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, और यहीं से हमारे लिए क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो समझ में आ गया होगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम किसे कहेंगे, जिसमें वो पावर्स जो हैं ऐड करने के बाद कितना आ जाए, जीरो आ जाए, तो जीरो ऑर्डर होगा। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज दोज रिएक्शन हुज रेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे जो है रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर हो गई ना बात? ये जीरो ऑर्डर किसे कहेंगे हम, जिसमें कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड ना करता हो। मान लेते हैं चलो कोई ए रिएक्टेंट है हमारा, अब वो कुछ प्रोडक्ट दे रहा है हमारा, ठीक है। तो एट टाइम ये हो एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे शुरू में इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन था, जो भी हमने रिएक्ट करने के लिए शुरू में लिया, वो वैल्यू कितनी थी, ए नॉट। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है शुरू में, इनिशियल वैल्यू जो भी हमने ए का रिएक्टेंट का लिया था वो था एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, जस्ट शुरू होने ही वाला था, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना बना रहा होगा, जीरो। अब मान लेते हैं किसी जनरल टाइम पे एट टाइम टी इज इक्वल टू टी पे, कोई भी टी टाइम पे जो इसका कंसंट्रेशन हुआ वो चेंज करके कितना हो गया, ए टी हो गया। यानी कि कुछ ना कुछ ये ए नॉट क्या है, सबसे ज़्यादा रहा होगा, मैक्सिमम क्वांटिटी ये रही आपकी, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू है, जब ये रिएक्ट ही नहीं करना शुरू किया था तब जो वैल्यू थी वो है आपका ए नॉट। तो ए टी किसी जनरल टाइम पे जो कंसंट्रेशन बचा इसका, वो आपका क्या है, वो है ए टी। ये ध्यान रखना कि ये बचा हुआ कंसंट्रेशन है, प्रेजेंट कंसंट्रेशन है इस क्वांटिटी का एट टाइम टी इक्वल टू टी पे, ठीक है। तो ए टी, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसका कुछ पोर्शन, कुछ प्रोडक्ट बना होगा, कितना बना होगा, जो इसने से घटने पे आएगा, जो बचा होगा वो इधर प्रोडक्ट में बन गया होगा। तो अगर मैं इसका रेट डिफाइन करूं इस रिएक्शन के लिए, जो भी ये था आपका, इसके लिए अगर मैं रेट डिफाइन करूँ तो कैसे लिखूंगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी, यानी कि डी ए डिवाइड बाई डी टी। एक तो ये हो गया हमारा रेट, और इसी रेट को अगर हम लिखना चाहें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन से लिख सकते हैं। तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए टी, यानी कि बचा हुआ जो कंसंट्रेशन है आपका ए टी किसी जनरल टाइम पे, उससे पावर कितना, जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि जीरो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये ऑर्डर कैसा है, जीरो है, तो यहाँ पे पावर कितना आएगा, जीरो। अब यहाँ पे ध्यान देखो, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने डिफाइन किया, ठीक है, ये चीज़, और यही सेम चीज़ लॉ ऑफ मास एक्शन से डिफाइन किया, दोनों को इक्वल कर दिया गया। तो यहाँ से इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, तो आया डी ए टी से ए टी कर लो, जनरल निकाल रहे हैं हम लोग, जनरल मतलब कि किसी भी टाइम पे निकाल रहे हैं, जनरल टाइम जो टाइम दिया होगा वो वैल्यू पुट कर दोगे आप। तो माइनस डी ए टी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या, क्योंकि ए टी की पावर जीरो कितना हो जाएगा, वन होगा ये, तो ये खत्म हो गया, सिर्फ बचा क्या, के। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ये तो समझ में आ ही गया था कि चेंज है ये। अब यहाँ पे देखो माइनस डी ए टी डिवाइड बाई डी टी को हमने क्या कर दिया, इस डी टी को इस तरफ भेज दिया, तो के डी टी हो गया, तो माइनस डी ए टी के डी टी। अब हमने क्या किया, दोनों ही तरफ इंटीग्रेट कर दिया, या माइनस को इस तरफ कर लो आप, इस तरफ बचेगा क्या, डी ए टी इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है कि इनिशियल वैल्यू दिया है, तो किसी दूर तक और टाइम तक अगर हमें उसे इंटीग्रेट करना हो, पूरा निकालना हो वैल्यू कितना है, तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों को एडअप करता है वो बिटवीन गिवन टाइम ड्यूरेशन। यहाँ पे आप लिमिट लगाओगे, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, आप पढ़ोगे 12th में ये सारी चीज़ें, मैथ में पढ़ोगे इंटीग्रेशन क्या होता है, या 11th में पढ़ ही चुके होगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वो बस इंटीग्रेट करेंगे, ये जो डिफरेंशियल वैल्यू है, छोटा सा जो वैल्यू था वो क्या होगा, कंप्लीट वैल्यू देगा अब आपको इंटीग्रेट करने पे, यहाँ पे लिमिट लगाओगे आप। तो मैंने डी ए टी इज इक्वल टू के डी टी दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। ये रहा इंटीग्रेशन का साइन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे देखो डी ए टी है, तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए टी बन जाएगा, क्योंकि जो डी एक्स होता है अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सिर्फ क्या होता है, एक्स हो जाता है, यानी कि वो वेरिएबल आ जाता है। और डेल एक्स क्या था, ये छोटी सी इंक्रीमेंटल जो था इंक्रीमेंट, वो था आपका डेल एक्स। तो यहाँ से ऐसे ही डी एक्स जैसे था, डी एक्स इक्वल टू एक्स होता है इंटीग्रेशन, वैसे ही यहाँ पे डी ए टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा, ए टी। तो ए टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस के कांस्टेंट है तो इसका कोई भी वो तो बाहर ही रहेगा। और फिर यहाँ पे डी टी है, तो जैसे यहाँ पे डी एक्स था तो एक्स हो गया, यहाँ डी टी हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो ये डी टी की जगह पे क्या हो गया, टी हो गया, ठीक है। तो ए टी इक्वल टू माइनस के टी एंड प्लस सी नॉट। देखो सी नॉट हमेशा जब भी हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, जब भी हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो ये कांस्टेंट लगाते हैं हमेशा ही, जिसे आप बोलते हो इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये वैल्यू बताता है हमें
इनिशियल वैल्यू की आपने शुरू में लिया था क्या, उन सारी चीज़ों को ये ऐड अप करता है यहाँ पे। देखो अभी ये समझ में नहीं आएगा आपको, थोड़ा सा मैथ की बातें हैं। मैथ की बातें हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ कुछ इस तरह से एक कर्व है, ठीक है। तो अगर इसमें से मैं इस कर्व का चेंज चेक करना चाह रहा हूँ कि कैसे इंक्रीज कर रहा है, कैसे डिक्रीज कर रहा है, कहाँ इसका स्लोप पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, इसका एक डिस्क्रीमेंटल एरिया छोटा सा पोर्शन लेते हैं ये वाला, और इसी पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, dx। तो अगर dx हमें मिल गया, अगर हमें dx मिल गया, इस छोटे से पार्ट को dx कहते हैं। तो अगर जितने भी dx हैं इस सब के अंदर अगर हम ऐड कर लें, ऐड अप करना सबको, सभी dx जितने भी हैं यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट देगा कि यहाँ 0 से लेके यहाँ तक की वैल्यू को आप क्या करो, इंटीग्रेट करो। तो ये आपका लिमिट हो जाता है, यहाँ से ये अपर लिमिट हो गया और ये इसका लोअर लिमिट हुआ। तो क्या करता है, इस छोटी छोटी वैल्यूज़ को जितने भी होते हैं उन सबको एडअप करता है वो, और फाइनली क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कर लेता है वैल्यू। समझ में आई बात। तो इंटीग्रेशन का ही मतलब यही होता है कि इंटीग्रेट करना, चीज़ों को जोड़ के इकट्ठा कर देना। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को डिवाइड करके छोटे से पार्ट में कन्वर्ट कर लेना, छोटे छोटे पार्ट में, और इस छोटे से पार्ट को एनालाइज करना। तो अगर इस छोटे से पार्ट को आप एनालाइज करोगे तो ये पार्ट आपको बता देगा कि ये घट रहा है या बढ़ रहा है। समझ में आई बात। और इंटीग्रेट करने का क्या मतलब हुआ कि आप इसको यहाँ से पूरा पूरा ऐडअप कर लो फिर से। क्लियर हो रही बात। तो ये आप मैथ में देखोगे, ये सारी चीज़ें छोड़ो, वो डिस्कशन नहीं है, बस डिस्कशन ये है कि आप थोड़ा सा